आज का हमारा टॉपिक है हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट द टर्म यूज टू रेफर डिफिकल्टीज इन हियरिंग। अगर किसी को सुनने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। अ पर्सन कैन बी पार्शियली हियरिंग इम्पेयर्ड और टोटली हियरिंग इम्पेयर्ड। पार्शियली हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब हो सकता है कम सुनाई दे या एक कान से ना सुनाई दे, और टोटली हियरिंग इम्पेयर्ड होता है कि जिसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। सो ट्रीटमेंट फॉर हियरिंग लॉस विल वेरी अकॉर्डिंग टू द रीजन फॉर द इम्पेयरमेंट। मतलब डिपेंड करता है कि किस तरह की ट्रीटमेंट जो है वो देनी है, वो किस पर डिपेंड करता है कि पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट है या टोटल। उसके बाद देखते हैं कंडक्शन हियरिंग इम्पेयरमेंट। कंडक्शन हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होती है? मीन्स दैट साउंड वाइब्रेशंस कैन नॉट बी पास फ्रॉम ईयर ड्रम टू कॉक्लिया। अगर जो साउंड की वाइब्रेशंस है, साउंड वेव्स है, वो ईयर ड्रम से कॉक्लिया तक पास नहीं हो रही है तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन हियरिंग इम्पेयरमेंट। द कॉज माइट बी अ डैमेज ईयर ड्रम। या तो ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है, या फिर डैमेज टू द बोन्स ऑफ द मिडल ईयर, या फिर जो मिडल ईयर की बोन्स हैं, जो 3 बोन्स हमने जो पढ़ी थी मिडल ईयर में होती हैं, जिसको हम मैलियस इनकस और स्टेपीज बोलते हैं, उसमें डैमेज हो सकता है क्योंकि वो उन्हीं बोन्स के थ्रू साउंड वेव्स आगे जाती हैं। यूजुअली एन इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। In this kind of impairment, hearing aids may be of some use in restoring hearing. तो अगर किसी को कंडक्शन हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसमें उनको अगर हियरिंग एड लगा दिया, जैसे कान में मशीन लगाते हैं, कुछ इस तरह की चीज लगा दे, तो ये प्रॉब्लम जो है थोड़ी बहुत सॉल्व हो सकती है। उसके बाद है नर्व हियरिंग इम्पेयरमेंट। नर्व हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब द प्रॉब्लम लाइज आइदर इन द इनर ईयर और इन द ऑडिटरी पाथवे एंड द कॉर्टिकल एरियाज ऑफ द ब्रेन। तो ये थोड़ा सा ज्यादा सीरियस वाली प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें क्या है, इनर ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है। इनर ईयर के अंदर या ऑडिटरी पाथवे मतलब जहां से साउंड वेव ट्रेवल करके अंदर ब्रेन तक जाता है वहां पे, या ब्रेन के कॉर्टिकल एरियाज में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंटरनल हो जाता है, इसलिए ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है ये। नॉर्मल एजिंग कॉजेज लॉस ऑफ हेयर सेल्स इन कॉक्लिया। हमने ये पढ़ा था ना कि कॉक्लिया में हेयर सेल्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं, जिससे आगे नर्व्स तक सिग्नल जाता है। तो नॉर्मल एजिंग जब होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो वो हेयर लॉस होता है, तो कॉक्लिया में भी जो हेयर सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं। और एक्सपोजर टू लाउड नॉइज कैन डैमेज हेयर सेल्स। या फिर अगर बहुत ही ज्यादा लाउड नॉइज है, जैसे कि हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर डेसिबल के ऊपर की जो नॉइज होती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, तो उस तरह से अगर बहुत ही लाउड नॉइज है तो भी ये हेयर सेल्स डैमेज हो सकते हैं। सो टिनिटस इज अ फैंसी वर्ड फॉर एन एक्सट्रीमली अनोइंग रिंगिंग इन वंस ईयर। अगर जैसे किसी को कान में सुनते टाइम एक बेल की आवाज आती है जोर से, या एक जैसे रिंगिंग साउंड सुनाई देता है, हमेशा किसी को एक बेल की आवाज आती रहती है या एक रिंग होने का साउंड सुनाई देता रहता है, तो वो इन्फेक्शन की वजह से, वो या लाउड नॉइज की वजह से जो प्रॉब्लम होती है कानों में, उसको हम टिनिटस कहते हैं। तो ये वर्ड यहाँ पे है। इंक्लूडिंग लाउड म्यूजिक इन हेडफोन्स। जो क्यों क्यों हो सकती है ऐसी प्रॉब्लम कि हमेशा एक रिंग की आवाज आ रही है? या तो इन्फेक्शन या लाउड नॉइज हो सकता है, जैसे कि हेडफोन से अगर लाउड नॉइज सुनी है आपने तो, या फिर कहीं आपने जोर से कहीं से कोई स्पीकर है वहां से बहुत जोर से लाउड नॉइज आ रही है, तो आपकी हेयर सेल्स को डैमेज कर सकता है। बिकॉज द डैमेज इज टू द नर्व्स और द ब्रेन, नर्व हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन नॉट बी हेल्प विद ऑर्डिनरी हियरिंग एड्स। तो मतलब वो यही कह रहे हैं कि जो नर्व हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है उसमें क्या होता है कि नर्व को डैमेज होता है या ब्रेन के कुछ एरियाज डैमेज हो जाते हैं, तो वो ऑर्डिनरी हियरिंग एड से ठीक नहीं हो सकता। ऑर्डिनरी हियरिंग एड क्या होता है? वो जो जैसे कान में जो मशीन वगैरह लगाते हैं उससे ठीक नहीं हो सकता। विच आर बेसिकली साउंड एम्पलीफायर्स, क्योंकि वो सिर्फ साउंड एम्पलीफायर्स होते हैं, मतलब साउंड को बढ़ा के सुनाने वाले होते हैं, वो साउंड क्रिएट नहीं कर सकते। तो जहां पे कंडक्शन प्रॉब्लम थी वहां तो हमने साउंड एम्पलीफायर यूज करके उसको ठीक कर लिया, लेकिन जहां पे नर्व ही खराब है नर्व में ही प्रॉब्लम है, वहां पे तो ये साउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट जो डिवाइस होते हैं, जो हियरिंग एड्स, वो भी काम नहीं आते। फिर उसके बाद है टेक्निक फॉर रिस्टोरिंग सम हियरिंग टू दोज
with nerve hearing impairment makes use of electronic device called cochlear implant. अब जिनको नर्व हेयरिंग इम्पेयरमेंट है उनके लिए एक स्पेशल डिवाइस यूज करते हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट. दिस डिवाइस सेंड सिग्नल फ्रॉम माइक्रोफोन वोन बिहाइंड द ईयर to a sound processor worn on the belt or in the pocket, which then translate those signal into electrical stimuli that are sent to series of electrodes implanted directly into the cochlea. अब यहाँ पे क्या करते हैं ये कॉक्लियर इम्प्लांट में, ये आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा. माइक्रोफोन कान के पीछे एक लगाते हैं, जो माइक्रोफोन वोन बिहाइंड द ईयर टू अ साउंड प्रोसेसर वोन ऑन द बेल्ट. जो किससे अटैच होता है? एक साउंड प्रोसेसर होता है जो बेल्ट पे या पॉकेट में होता है, रखा होता है. यहाँ पे ये फोटो दिखाया हुआ है. ये माइक्रोफोन है कान के पीछे लगा हुआ, ये साउंड प्रोसेसर है, पॉकेट में रखते हैं या पॉकेट या बेल्ट में कहीं पे भी आप इसको रखते हो. ठीक है. उसके बाद वो एक इलेक्ट्रोड से अटैच होता है जो कॉक्लिया में होता है. तो ये एक इलेक्ट्रोड, ये जो आपको ये वायर नजर आ रही है, ये एक इलेक्ट्रोड है जो कि कॉक्लिया के से अटैच है. और ये इलेक्ट्रोड क्या करता है? ट्रांसडक्शन करता है. ट्रांसडक्शन हमने पढ़ा था ना, जब साउंड इसको साउंड के सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं. तो ये इलेक्ट्रोड उसी का काम करता है. और ये यहाँ पे किसको स्टिमुलेट करता है जब ये ट्रांसडक्शन करते हैं? ये जो नर्व्स हैं जो ब्रेन की तरफ जा रही हैं, इनको स्टिमुलेट करता है, फिर ये आगे सिग्नल भेजती हैं. तो इस तरीके से ये प्रोसेस है. एक बार दोबारा देख लेते हैं. This device sends signals from a microphone worn behind the ear to a sound processor. सिग्नल माइक्रोफोन से साउंड प्रोसेसर पे जाता है जो बेल्ट या पॉकेट में होता है, which then translate those signal into electrical stimuli. फिर वो ट्रांसलेट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कि इलेक्ट्रोड्स पे जाता है जो डायरेक्टली कॉक्लिया में इम्प्लांटेड है. ठीक है. allowing transaction to take place and stimulating the auditory nerve. तो फाइनली फिर वो ऑडिटरी नर्व को स्टिमुलेट करता है. द ब्रेन देन प्रोसेसेस द इलेक्ट्रोड इन्फॉर्मेशन एज साउंड. और ब्रेन को वो इन्फॉर्मेशन जो है वो साउंड की तरह प्रोसेस मतलब रिसीव हो जाता है वो सिग्नल, तो वो उसको साउंड से पहचान लेता है साउंड की तरह. तो इस तरीके से कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है अगर नर्व हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो. ये यहाँ पे इन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है. अब यहाँ पे ये थोड़ा सा समरी है हियरिंग का. साउंड फिजिकल स्टिमुलस होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें भी. फिजिकल स्टिमुलस कैसे? क्योंकि इसमें साउंड वेव्स होती हैं, हैव वेवलेंथ एंड वेव लाइक प्रॉपर्टी. इस तरीके से वेव्स होती हैं, वेवलेंथ. एंड रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन. साउंड कैसे सुनाई देता है हमें? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं एयर वेव्स के फॉर्म में. प्रोसेस कहाँ होता है? आउटर ईयर से मिडल ईयर में, मिडल ईयर से इनर ईयर में जाता है. प्रोसेसिंग कैन बी इम्पेयर्ड अगर सुनने में प्रॉब्लम है तो. साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फ्रीक्वेंसी और पिच क्या होती है? शॉर्टर वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू मोर वेव्स पर सेकेंड, हायर फ्रीक्वेंसी. अगर एक सेकेंड में ज्यादा वेव्स हैं, सपोज ये 1 सेकेंड का टाइम है यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर अगर बहुत ज्यादा वेव्स हैं तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी माना जाता है. अगर यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड के अंदर कम वेव्स हैं तो उसको लो फ्रीक्वेंसी माना जाता है. थ्योरीज ऑफ पिच परसेप्शन हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने 2 थ्योरीज पढ़ी थी, प्लेस थ्योरी और फ्रीक्वेंसी थ्योरी. प्लेस थ्योरी में ये बोला था कि डिपेंड करता है कि कौन सी जगह के जो हेयर सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमें हाई पिच सुनाई देती है कि लो पिच. और फ्रीक्वेंसी थ्योरी में हमने ये देखा था कि कितना ज़्यादा बेसिलर मेम्ब्रेन जल्दी वाइब्रेट होती है, तो ज़्यादा फास्ट होती है तो उसमें हमें ज़्यादा पिच सुनाई देती है, हाई पिच. और एक तीसरी भी थ्योरी थी, वॉली प्रिंसिपल, जिसमें ये बोला था कि अगर पर्टिकुलर कुछ हर्ट्स का जो वो है साउंड है तो उसमें अलग अलग ग्रुप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. अगर जैसे एग्जांपल था कि 3000 हर्ट्स का साउंड हमें सुनाई दे रहा है तो उसमें पहले 1000 हर्ट्स का ग्रुप स्टिमुलेट होता है, फिर नेक्स्ट 1000, फिर नेक्स्ट 1000 ऐसे. तो वो था वॉलिंग थ्योरी. तो ये हमने पिच की थ्योरी पढ़ी थी.
वॉल्यूम क्या होता है? लार्जर वेव एम्पलीट्यूड एसोसिएटेड विद लाउडर, जितना ज्यादा वेव का एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा होगी। और टिम्बर मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ साउंड रिजल्ट्स इन ग्रेटर रिचनेस, जितना ज्यादा साउंड रिच होगा यानी प्योर होगा उतना टिम्बर होगा, उतना ज्यादा टिम्बर होगा उसमें। प्योर मतलब आपको पर्टिकुलरली एक ही साउंड क्लियर सुनाई दे रहा है, लेकिन जैसे आजकल नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो ये चीज प्योरिटी बहुत कम होती है साउंड में। तो आगे जाने से पहले ये एक बार क्विज भी डिस्कस कर लेते हैं। Which of the following properties of sound would be similar to the color of hue of light? color और hue of light। कहने का मतलब ये है कि कौन सी साउंड की ऐसी प्रॉपर्टी है इसमें से नीचे जो दी हुई है जो लाइट की एक प्रॉपर्टी थी कलर, उससे मिलती जुलती है। तो लाइट की प्रॉपर्टी थी कलर, जो कि उससे मिलती जुलती है। साउंड की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है? तो साउंड में पिच होता है, लाउडनेस होता है, प्योरिटी होता है, टिम्बर होती है। टिम्बर तो प्योरनेस हो गई, तो रिचनेस हो गई, तो ये नहीं आएगी इसमें। प्योरिटी और टिम्बर एक ही बात होती है। लाउडनेस का मतलब होता है, लाउडनेस लाइट में लाउडनेस अगर हम मैच करेंगे तो वो ब्राइटनेस से मैच करेगी। अगर हम लाइट की प्रॉपर्टी मैच करेंगे साउंड से तो लाउडनेस जो है वो ब्राइटनेस से मैच करेगी, और जो प्योरिटी और टिम्बर है वो वैल्यू से मैच करेगी, क्योंकि वैल्यू का मतलब भी होता है कि कितना ज्यादा पर्टिकुलर कलर रिच है। तो जो इसमें ऑप्शन अब रह गया वो पिच है, पिच बच गया है कि कलर और ह्यू अगर हम लाइट की प्रॉपर्टी मैच करेंगे तो पिच से मैच हो सकता है, क्योंकि साउंड के पिच से ही डिफरेंट डिफरेंट साउंड का पता चलता है। ऐसे ही कलर से ही लाइट के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं, ऐसे साउंड के अंदर बहुत सारी डिफरेंट पिच होती हैं, हाई पिच, लो पिच, तो उससे आप मैच कर सकते हो। द ईयर ड्रम इज ऑल्सो कॉल्ड, ईयर ड्रम को और किस नाम से हम जानते हैं? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के नाम से। पिन्ना तो आउटर ईयर को बोलते हैं हम, जो बाहर का जो ईयर हमारे को नजर आता है सामने कान, और ओवल विंडो जो जहाँ पे वो इनर बोन कॉकलिया से अटैच होती है वो ओवल विंडो होती है। कॉकलिया आपको पता ही है जो सर्कुलर टाइप का पार्ट है, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। थर्ड क्वेश्चन है, द डैश थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन्स हाउ वी हियर साउंड। कौन सी थ्योरी है जो सबसे ज्यादा हाउ वी हियर साउंड अबव 4000 हर्ट्ज, इससे ज्यादा का साउंड हम सुन सकते हैं, ये कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती है? कौन सी थ्योरी? सो एक बार यहाँ पे हमने साउंड के अकॉर्डिंग हमने देखा नहीं था, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि साउंड के अकॉर्डिंग कौन सी थ्योरी बताई हुई है इन्होंने। प्लेस थ्योरी, इसमें लिखा हुआ है पर्सन हियरिंग हाई पिच साउंड और फ्रीक्वेंसी थ्योरी में तो एक्चुअली अबव 1000 हर्ट्ज के बारे में बात करी हुई है, और वॉली थ्योरी में 3000 के आसपास की बात हो रही है। पिच अपीयर्स टू अकाउंट फॉर पिचेस फ्रॉम अबाउट 4, अच्छा, जो वॉली थ्योरी है वो 4000 हर्ट्ज तक की ही बात करती है, उससे ऊपर नहीं। वॉली थ्योरी 4000 हर्ट्ज तक की बात कर रही है ओनली, और जो फ्रीक्वेंसी थ्योरी है वर्क्स अप टू 1000, सिर्फ 1000 हर्ट्ज की बात कर रही है फ्रीक्वेंसी थ्योरी। और जो हमारा क्वेश्चन है वो किससे ऊपर की बात कर रहा है? वो पूछ रहा है कि अबव 4000 तो 4000 के ऊपर फिर एक ही थ्योरी बचती है, प्लेस थ्योरी, क्योंकि प्लेस थ्योरी में हाई पिच की बात हो रही है। नेक्स्ट है, इफ द बोन्स ऑफ द मिडल ईयर बिगिन टू डिटीरियोरेट यू विल डेवलप डैश हियरिंग इम्पेयरमेंट। अगर मिडल ईयर की बोन्स खराब होती हैं तो कौन सी इम्पेयरमेंट होती है? हमने अभी पढ़ा था कंडक्शन इम्पेयरमेंट। तो ये आपका यहाँ पे हियरिंग वाला टॉपिक खत्म होता है, और नेक्स्ट है आपका केमिकल सेंसेस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम टेस्ट और स्मेल के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।